हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो डाला था 508 का और इम्पॉर्टेंट वीडियो वो था। आपका रिस्पांस अच्छा मिला, उसके लिए थैंक्स। और आपके कमेंट्स कंटिन्यू आ रहे हैं कि 509 50 यानी 510 के भी जो वीडियोस हैं अवेलेबल करवाएं। एक्चुअली मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कल जो वीडियो है अवेलेबल नहीं करवाई, वरना मेरा इरादा यही था कि कल तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो में अवेलेबल करवा दूं। चलिए आज मैं आपको 509 के जो क्वेश्चंस हैं, क्या आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं होते हैं, और लॉन्ग यदि आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, पढ़ लिया है, तो उससे क्या शार्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और आप आराम से लिख सकते हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन, लंबे बड़े वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय कहते हैं, तो फिर आपको शार्ट क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, ये ब्लॉक 3 हो गया है। ब्लॉक 1 हम लोग ले लेते हैं। ओके, ये ब्लॉक 1 है और ब्लॉक 1 में अब देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए, ब्लॉक 1 में जो हमें पढ़ना है वो आपका यूनिट 1 है, जिसमें सामाजिक विज्ञान की प्रकृति पढ़ना है, और दूसरा विद्यालयी पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान क्या है ये पढ़ना है। ठीक है, ब्लॉक 1 में, यानी एक अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की क्या समझ है, ब्लॉक 1 का ये आपका टाइटल है। उसके अंतर्गत ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। प्रयोगात्मक अध्ययन में है, स्थानीय संदर्भों में वर्तमान सामाजिक घटनाओं एवं संबंधित चुनौतियों का अध्ययन आप किस तरह से करेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है, क्रिएट कर सकता है। स्थानीय संदर्भों में वर्तमान सामाजिक घटनाओं एवं संबंधित चुनौतियों का अध्ययन आप किस तरह से करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले यूनिट बाय यूनिट ले लेते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको समझने की, इस सब्जेक्ट में आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आप जो भी लिखेंगे वो आप रट के नहीं लिख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान क्या है, इनके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, इनके अर्थ को, मतलब को समझ जाएं, और इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इनको समझ जाएं, तो आप बहुत अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे 8 या 10 या 6 नंबर के क्वेश्चन है, तो 2 या 3 नंबर तो आप ला ही सकते हैं, बड़े आराम से ला सकते हैं लिख के। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान में उद्भव एवं अवधारणा, सामाजिक विज्ञान का उद्भव, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं सामाजिक विज्ञान की अवधारणा के साथ इसके क्या संबंध हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालयीन पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। इसमें दोनों चीजें ले लिया, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, यानी सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन क्या है, अवधारणा का मतलब कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और लिख देगा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयी पाठ्यक्रम में इसके, अब सामाजिक विज्ञान नहीं लिखेगा, उच्च प्राथमिक विद्यालयी पाठ्यक्रम में ये क्यों पढ़ाया जाता है, इसके क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। क्वेश्चन को समझिए। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, मैं फिर से इसे वो कर देती हूँ। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयी पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के महत्व आवश्यकता बताइए, या क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों जरूरी है। एक ये क्वेश्चन आपका इससे बनता है, इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं हर बार कहती हूँ कि यदि आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। 508 में मैंने अभी कमेंट्स देखे नहीं है, 1-2 के मैंने रिप्लाई कर दिए थे, क्योंकि मैंने बताया हेल्थ प्रॉब्लम मेरे साथ है। आज मैं उस कमेंट्स को देखूंगी और उसमें यदि आपने जो क्वेश्चन हमसे किए हैं उनका मैं रिप्लाई जरूर दूंगी, जरूर मैं वीडियो अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है। फिर सामाजिक विज्ञान विभिन्न कालों में, अब सामाजिक विज्ञान जो है उसका प्रसार कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा हर एक काल में। जैसे पूर्व आधुनिक काल में सामाजिक विज्ञान हो गया, आधुनिक एवं समकालीन संसार में सामाजिक विज्ञान हो गया, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान यानी विभिन्न कालों में।
तो एक क्वेश्चन इससे ये पूछ सकता है कि सामाजिक विज्ञान जो है उसका विकास कैसे हुआ, या सामाजिक विज्ञान विभिन्न कालों में भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में लिखिए कि विकास किस तरह से हुआ सामाजिक विज्ञान का। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान का विकास भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसे हुआ, ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने उसमें आपको बताया है, बोर्ड पे बताया है, ठीक है ना। इतना यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी में भी सामाजिक विज्ञान था जो विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता, 18वीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों में, 19वीं शताब्दी में भी जो है इसको कहाँ किस में लाया गया, विद्यालय में लाया गया पढ़ाने के लिए। पहले सिर्फ विश्वविद्यालय बस में पढ़ाया जाता था, फिर विद्यालय में पढ़ाया जाने लगा था, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सामाजिक विज्ञान जो ये एक नाम है, ये स्टार्टिंग का नाम है, और सामाजिक अध्ययन जो है वो सामाजिक विज्ञान से निकला हुआ है। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। इसलिए सामाजिक विज्ञान में पहले बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के साथ साथ में उसमें साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस भी पढ़ाया जाता, सोशल साइंस भी पढ़ाया जाता था। किसमें? सामाजिक विज्ञान में, विश्वविद्यालय स्तर पे जब ये था। 19वीं शताब्दी में जब विश्वविद्यालय का स्तर से विद्यालय स्तर में आ गया तो वो सामाजिक अध्ययन कहलाने लगा, और वहां पे कंटेंट उसके जो पहले पढ़ाए जाते थे मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, उसको हटा दिया गया, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी को, वहाँ सिर्फ वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस रख दिया गया। तो ये अंतर भी है, और ये एक इसका वर्णन भी करता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन का विभिन्न कालों में। मैंने आपको बताया, आप प्लीज वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा बन सकता है कि आधुनिक एवं समकालीन संसार में सामाजिक विज्ञान की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है ना। समाज का वर्तमान स्तर, वर्तमान सामाजिक घटनाएं एवं चुनौतियां कौन कौन सी हैं। विभेदीकृत समाज में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। विभेदीकृत समाज में सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो मैंने आपको इसका वीडियो अभी जस्ट कुछ टाइम पहले अवेलेबल करवाया है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। समाज, इसमें से क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें से हम इम्पोर्टेंट छांट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन ऐसे शब्द हैं कि कुछ भी इसमें पूछ सकता है, ठीक है ना। अब सामाजिक विज्ञान के घटक, अब सामाजिक विज्ञान के घटक कौन कौन से हैं। सामाजिक विज्ञान परिवार के अंतर्गत सुविचारित विषय, विद्यालय ने सब सामाजिक विज्ञान के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका वीडियो अवेलेबल है बोर्ड पे, मैंने आपको समझाया कि विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्त्री पुरुष की आवश्यकता। अब जब स्त्री पुरुष की आवश्यकता होती है तो स्त्री पुरुष के क्रियाकलाप भी होते हैं, जब उनके क्रियाकलाप यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। तो दूसरा हो गया पॉइंट स्त्री पुरुष के या मानव के क्रियाकलाप। मानव के क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं, तो धर्म, व्यवस्था, शिक्षा, उपभोग, उत्पादन, ये सभी चीजें होते हैं ना। देखिए, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये चीजें याद हो जाती हैं। बहुत अच्छा है ये कि अगर आपको भी ये चीजें याद हो, जैसे मैंने बोर्ड में आपको जो पढ़ाया, उत्पादन करता है इंसान, उत्पादन के बाद उसका उपभोग भी तो करता है ना, यानी उसको यूज भी तो करता है। ये सभी चीजें आप उसमें लिखे, विनिमय है, शिक्षा है, धर्म है, संस्थाएं हैं, प्रशासन है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका होता है। फिर सामाजिक विज्ञान में अंतर विषय और एकीकरण का परिप्रेक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस मैं इसको दूंगी आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी आपको बताऊंगी इसमें। अभी क्लियर कर दूं, सामाजिक विज्ञान में अंतर विषय एकीकरण परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक विज्ञान में अंतर विषय और सामाजिक विज्ञान में एकीकरण, ये सिर्फ आपको पढ़ लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे हेडिंग दे दिया, क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं, इसके अंदर कोई भी जो क्वेश्चन बनाने वाले जो होते हैं इसके अंदर नहीं जाते हैं वो। सामाजिक विज्ञान में अंतर विषय और एकीकरण परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण सहित या इस विस्तार से बताइए, बस उनका क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर ये अलग अलग दे दिया उसी चीज को, इसका वीडियो मैंने बोर्ड पे बनाया है, आपको बताया तो वॉच कर लीजिएगा। अब चलिए इसमें देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है कि सामाजिक विज्ञान में अंतर विषयों के एकीकरण परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं, या फिर विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको मैं इंपॉर्टेंट कह सकती हूँ। और विभेदीकृत समाज में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो ठीक है ना, ये विभेदीकृत समाज में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र जो है, और इसी के साथ में क्वेश्चन थोड़ा सा जोड़ सकता है कि विभेदीकृत समाज में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, और वर्तमान सामाजिक घटनाएं एवं चुनौतियों को उदाहरण सहित समझाइए, इस विस्तार से समझाइए, ठीक है ना। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक एक करके पूछ सकता है। तो यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो फिर शॉर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें से आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। समाज का, या फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं,
या फिर आपसे ये क्वेश्चन कह सकता है, जनरली आपने तो पढ़ लिया कि वर्तमान सामाजिक घटनाएं एवं चुनौतियां क्या है, विभेदीकृत समाज में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है। लेकिन हो सकता है इन दोनों को न पूछ के आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि समाज का वर्तमान स्तर क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए, उदाहरण के साथ समझाइए, समाज के वर्तमान स्तर से आप क्या समझते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, समाज के वर्तमान स्तर में आपको वर्तमान सामाजिक घटनाएं एवं चुनौतियां ही लिखनी है, ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान स्तर और वर्तमान सामाजिक घटनाएं दोनों एक ही चीज हैं, तो इनकी चुनौतियां आपको लिखनी होंगी फिर, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देना होगा। चलिए फिर यहाँ पे देख लेते हैं। और इसमें अनुदेशात्मक घटक न पूछ के सिर्फ घटक पूछ सकता है कि सामाजिक विज्ञान के घटक कौन कौन से हैं, तब भी आपको यही लिखना है। विद्यालयीन स्तर ना पूछे, भले इसको ना पूछे, सिर्फ सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक या सामाजिक विज्ञान के घटक कौन कौन से हैं, तब भी आपका आंसर यही होगा। मैं यही हर बार कहती हूँ कि क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। और एक ये देख लीजिएगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान का उदय किस तरह से हुआ या विकास किस तरह से हुआ, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या फिर सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट देख लेते हैं, बिकॉज ज़्यादा टाइम तो आपके फर्स्ट यूनिट में लग गया, लेकिन कोई बात नहीं है, चीज़ें आपकी समझ में आए, आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे विभिन्नताएं समानताएं तो नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है पूछ भी ले, मैं इसलिए कह रही हूँ। देखिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के साथ सामाजिक विज्ञान के साथ क्रियात्मक संबंधों का वर्णन करना है। यदि क्वेश्चन आता है कि सामाजिक अध्ययन के साथ सामाजिक विज्ञान के साथ क्रियात्मक संबंधों का वर्णन करिए, तो देखिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन यानी मनुष्य एवं उनके संबंधों के साथ भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में हम क्या पढ़ते हैं, मनुष्य जो होता है, मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं, मनुष्य के जो संबंध होते हैं और दूसरों के साथ, यानी भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ, क्योंकि मनुष्य का संबंध समाज और वातावरण से होता है, उसका अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन कहलाता है। इतना यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई ना। और इसके बाद इसके संबंध जो है भूगोल से है, इतिहास से है, सामाजिक विज्ञान से, सामाजिक मनोविज्ञान से, दर्शन शास्त्र से है, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से है, ठीक है ना। तो सामाजिक अध्ययन के साथ सामाजिक विज्ञान का क्रियात्मक संबंध क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा है, वही है जो सामाजिक अध्ययन का सामाजिक विज्ञान के साथ मैंने आपको बताया था। घटक कौन कौन से हैं उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख देना है, या संबंध आए तो आप इसको लिख सकते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना, क्योंकि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। भले हम कहने के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, दो में से कुछ भी कह देते हैं, लेकिन दोनों के मतलब अलग होते हैं। देखिए यहाँ प्रगति जांच में एक क्वेश्चन है, इसका वीडियो अवेलेबल है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह के अनुसार, यानी कि जो आपका एनसीएफ 2006 था उसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बनता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य है, क्यों ये पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए जल्दी से नेक्स्ट यूनिट हम ले लेते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो हो चुकी है, और मैं जरूर कहूँगी कि वीडियो देखने के अलावा ये देखिए वर्तमान स्थिति क्या है समाज में, किसकी सामाजिक वर्तमान सामाजिक घटनाएं एवं चुनौतियां, ये देखिए यहाँ पे दी हुई हैं। मैं धीरे से स्क्रॉल करती हूँ। यदि आपके पास पीडीएफ नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, पॉज कर लीजिए और देन इसके बाद आप इसको यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है ना। जो सामाजिक पद्धति है वर्तमान में घटनाएं हैं उसकी विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, ऑलरेडी इसका वीडियो अवेलेबल है। ओके, चलिए इस विभेदीकृत समाज में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये देखिए यहाँ पे है, जैसे सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, जनसांख्यिकी विज्ञान आदि का जो कम अस्तित्व है, लेकिन पिछली वर्तमान सदी में इनका महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से इसको आपको लिख देना है, और घटक यहाँ पे दिया ही है। चलिए अब जल्दी से ले लेते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको कल बताया था, ये किसका है, अनुदेशात्मक घटक जो है, अनुदेशात्मक घटक आता है, विषय आता है, घटक के अलावा विषय भी आता है, मैंने बताया था आपको, तब भी आपको आंसर यही लिखना है। ओके, चलिए अब जल्दी से यूनिट 2 ले लेते हैं। आपका एकीकृत परिप्रेक्ष्य भी यहाँ पे है, और ऑलरेडी इसका वीडियो भी डला हुआ है, मैंने बोर्ड में इस वीडियो को समझाया है, ठीक है ना। देखिए पोस्टर विधि एक यहाँ पे दी हुई, हो सकता है यहाँ पे एक लेसन प्लान आ जाए बनाने के लिए, क्रियाकलाप आ जाए, ठीक है ना, कि जो वन की अवधारणा संबंधित कोई एक क्रियाकलाप आप करिए या बताइए कि वन की अवधारणा और विधि से इसके संबंध को प्रदर्शित करना है,
ठीक है ना। ये पोस्टर विधि क्या कहलाती है, इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझाइए यदि आ जाता है तो बन के अवधारणा और विधि को इसके प्रदर्शन को प्रदर्शित करना ही पोस्टर कहलाता है। पोस्टर विधि विषय से क्यों संबंधित किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए तो वनों को काटने में कई राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे सब चीजें बनाई गई हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये भी आपकी यूनिट 1 ही चल रही है, क्रियाकलाप आधारित दत्त कार्य हैं, और हम यूनिट 2 अब आपकी आने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न उत्तर भी कुछ दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं, ठीक है। या फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँ जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए, इसमें आंसर भी दिए गए हैं, यदि मेरे पास टाइम रहता है और मेरा हेल्थ सही रहता है तो। अब यूनिट 2 ले लेते हैं, विद्यालयी पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान। विद्यालयी पाठचर्या के अंतर्गत अब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैं इतना इम्पोर्टेंट इसे नहीं समझती हूँ कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो औपनिवेशिक परंपरा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, स्वतंत्रता के बाद सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का विकास है, राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या पर उपासित परिप्रेक्ष्य का प्रभाव, जाति लिंग जाति परिप्रेक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान पाठचर्या, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में राष्ट्रीय स्तर, आधुनिक विचारधारा और व्यवहार। इसमें मैं आपको बोलूंगी इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्वतंत्रता के बाद सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का विकास किस तरह से हुआ। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का विकास किस तरह से हुआ, ठीक है ना। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो आपका हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान पाठचर्या से आप क्या समझते हैं। जाति लिंग जात तथा जनजाति परिप्रेक्ष्य को विस्तार से समझाइए। 2 क्वेश्चन एक साथ इसमें कर सकता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, इसका कैसे विकास हुआ, कैसे प्रादुर्भाव हुआ, और जाति लिंग जो जनजाति परिप्रेक्ष्य है इससे आप क्या समझते हैं। तो इस यूनिट को मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानती हूँ। यदि आपने फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ ली है तो इसमें सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। वो क्वेश्चन कौन पूछ सकता है मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है अगर वो चाहे तो कि राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय समझ से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता को उदाहरण सही समझाइए, ठीक है। फिर राष्ट्रीय एकीकरण, अंतरराष्ट्रीय समझ एवं धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। इन चारों को एक साथ में ले सकता क्योंकि चारों चीजें जुड़ी हुई हैं। किसी भी राष्ट्र में यानी राष्ट्र यानी अपना हो गया और अंतरराष्ट्रीय यानी बाहर, तो किसी भी राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता दोनों चीजें होती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि या तो राष्ट्रीय एकीकरण एवं धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको समझाना होगा, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं। हमारी जो अगली यूनिट है वो कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए पीडीएफ आपके पास है, तो जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो एक बार पीडीएफ जरूर पढ़िएगा। एग्जाम देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद किस तरह से सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था 17वीं 18वीं शताब्दी वाला बताया था कि उस वक्त क्या पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। इस चीज को लिख दीजिए। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो है बहुत सारी शिक्षा नीति रखी गई है, उनमें कंटेंट सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन को बदले गए हैं, चेंज किए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर और सभी स्तरों पर अलग अलग सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करके आप इसमें लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद इसमें आपकी 2 ही यूनिट हैं, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तरीय सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में वर्तमान विचारधारा और व्यवहार। तो आई थिंक इसमें आपकी सिर्फ 2 ही यूनिट रखी गई। चलिए हम 3rd यूनिट के लिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं, ठीक है। इसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके। और अब देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय समझ से क्या निहितार्थ है, वही है जो अभी मैंने आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम ले लिया, राष्ट्रीय अखंडता यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय और साथ में समझ से
यानी कि जो राष्ट्रीय अखंडता है और अंतरराष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय अखंडता का मतलब क्या हो गया, वही हो गया धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिकता। तो दोनों को एक साथ में ले लिया। मैं वही चीज आपको समझा रही हूँ कि इसी तरह से क्वेश्चन बनाए और पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जरूर आप इन्हें वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में लिंग संबंधी कौन से मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, इसका वीडियो अवेलेबल है, प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 100% देखिएगा, क्योंकि महिलाओं से संबंधित है, इसलिए मैं इसको कह रही हूँ। जनरली आजकल के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम दूसरी यूनिट अपनी ले लेते हैं, ब्लॉक 2 ले लेते हैं, ठीक है। और ब्लॉक 2 में जो है आपकी फर्स्ट यूनिट ले लेते हैं, यानी इकाई अब इसमें 3 आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमने 2 इकाई देखी थी। तो इसमें जो यूनिट है आपकी वो कौन सी आ जाएगी, यूनिट आपकी 3 आ जाएगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसमें यूनिट जो 3 है, इसमें देखिए अब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। इतिहास इसमें हम ले लेते हैं, यूनिट 3 में हिस्ट्री के बारे में इसमें दिया गया है। इतिहास में आप क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतिहास सामाजिक विज्ञान के लिए क्या महत्व रखता है, यानी कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में इतिहास शिक्षण का क्या महत्व है, या फिर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में इतिहास शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है। ओके, क्वेश्चन समझ गए। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का क्या महत्व है, दोनों क्वेश्चन को बना मिला के एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिया, प्राथमिक स्तर पर इतिहास के 2 अध्यायों के अवधारणा का निर्माण योजना बनाना है। बेहद इंपॉर्टेंट है। हर बार के अभी तक जितने मैंने आपके पेपर देखे हैं, जो अभी तक पेपर हुए हैं, उनमें एक योजना जरूर बनाने के लिए आई है। तो प्लीज इसको आप वॉच कर लीजिएगा। और भूतकाल को समझने में ऐतिहासिक उपागम, यानी इतिहास जो है भूतकाल से वर्तमान की व्याख्या कैसे करता है, किस तरह से जोड़ता है, या भूतकाल को समझने के लिए हम इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जहाँ पे भूतकाल वर्तमान इतिहास आए, आपको इसका वीडियो अवेलेबल है इनका, तो आप प्लीज वॉच कर लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। अब जल्दी से इसमें, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपका इतना ही इतिहास से पढ़ रहे हैं, इतिहास का इसमें वर्तमान से भूत से क्या संबंध है, प्राथमिक उसमें प्राथमिक स्तर पे ये क्यों पढ़ाया जाता है, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बन जाता है, ठीक है ना। और वीडियो इनके अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। चलिए अब जल्दी से हम यूनिट जो है वो ले लेते हैं, आपकी सेकंड यूनिट ले लेते हैं। सेकंड यूनिट में क्या है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि सीबीएसई द्वारा, तो यहाँ पे सीबीएसई ना देके ये पूछ सकता है कि सामाजिक विज्ञान में प्रस्तावित इतिहास का पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त है, यदि कुछ कमी है तो उम्मीद कीजिए ना दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। यानी कि क्या महत्व ये तो आपको पता है, लेकिन उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे यदि कुछ उस महत्व में कमी है तो, ठीक है। आप सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के हिस्से के रूप में इतिहास के महत्व की चर्चा कीजिए। मैं वही बोल रही हूँ कि महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत भी है, तो ये भी वीडियो अवेलेबल है। चलिए अब यहाँ पे हम यूनिट जो है आपकी 4 ले लेते हैं, सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में भूगोल। अभी हमने इतिहास के बारे में देखा, भूगोल के बारे में देखा। देखिए जनरली क्वेश्चंस इसमें से महत्व, आवश्यकता और घटक की पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पे भूगोल का है, तो प्राथमिक स्तर पर भूगोल सामाजिक विज्ञान में क्यों जरूरी है या इसका क्या महत्व है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। और साथ में उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का क्या महत्व है, क्योंकि आप उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की जो ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कौन पूछा जा सकता है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं भूगोल में आपको यही कहूँगी कि सामाजिक अध्ययन विज्ञान में भूगोल का क्या महत्व है या क्यों पढ़ाया जाता है, या उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, ये लिखिए, ठीक है। और इसमें मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इतना नहीं समझती हूँ कि क्या क्वेश्चन इसमें क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ देखें तो हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। वीडियो जो हमने बनाए उन्हें आप वॉच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं, उपागम दिए हुए हैं भूगोल के, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। कि भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, और क्षेत्र न पूछ के उपागम भी पूछ सकता है, तब भी आंसर आपका वही होगा, ठीक है ना। व्यवस्थित उपागम पर आधारित भूगोल क्षेत्र के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है भूगोल का, इसलिए क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं हम नेक्स्ट यूनिट, जल्दी से ले लेते हैं। हमारी नेक्स्ट जो यूनिट है, अभी हम 4 देख रहे थे, हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है अब वो 5 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि बेहद इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए बन जाता है ज्योग्राफी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बन सकता है, जो इसमें हम पढ़ेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए है। 5 यूनिट जो है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र का एक एकीकृत विषय के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का एकीकृत विषय के रूप में राजनीतिक जीवन क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की विषय वस्तु क्या हो सकती है, ठीक है। मैं इतना इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानती हूँ कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की विषय वस्तु क्या हो सकती है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के एक घटक के रूप में ये जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सामाजिक राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र का एक एकीकृत विषय है। इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, क्योंकि सभी कुछ आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन है इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का एक एकीकृत विषय है। किस तरह से इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है, क्वेश्चन शायद इसमें नहीं है लेकिन मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था, देख लेती हूँ उसमें शायद मिल जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है कि सामाजिक जीवन के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का क्या महत्व है, ठीक है ना। यानी यदि क्वेश्चन पूछे कि सामाजिक जीवन के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का क्या महत्व है, या फिर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अधिगम के शैक्षणिक सिद्धांत सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम, कुछ भी पूछे आपको आंसर सीधे यही लिख देना है कि सामाजिक जीवन के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का महत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका इससे बन जाता है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के भाग के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का क्या महत्व हो सकता है, ठीक है ना। और इसी तरह से राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र में समाज विज्ञान के द्वारा अपनाई गई विधियां कौन कौन सी हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र का एकीकृत विषय के रूप में किस तरह से अध्ययन किया जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका इसमें बन जाता है, ठीक है ना। और इसमें प्लीज़ आप PDF जरूर वॉच करिएगा, देखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं। जो आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप हमें बता दीजिए, मैं उनके आंसर जो है वो आपको अवेलेबल कर। देखिए यहाँ पे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के मूल कारण तथा उद्देश्यों के सामाजिक विज्ञान के शिक्षण 2006 के अंतर्गत NCF जो था उसके अंतर्गत क्या व्याख्या की गई, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए हो सकता है। तो 2006 NCF जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें पाठ्य योजना किस तरह से आप विकसित कर सकते हैं, पाठ्य योजना मैंने आपको एक बताई है क्लास 6 के लिए। देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए एक पाठ्य योजना बनाना है। मैंने ये वीडियो कल या परसों ही डाला है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पहलुओं के अधिगम के लिए पाठ्य योजना विकसित करना बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, ठीक है। या पाठ्य योजना न विकसित की जाए, क्या महत्व है, तो आप पाठ्य योजना को ही डिस्क्राइब करके महत्व के रूप में लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे भारत में विभिन्नता में एकता, आप एक टॉपिक ले लीजिए और उसी के अंतर्गत आप बता दीजिए कि भारत में विभिन्नता में एकता के अंतर्गत हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद इन चीज़ों को डिस्क्राइब करके पॉइंट में नहीं लिखना है। तो ये पाठ्य योजना ऑलरेडी आपकी इसमें डली हुई है, वीडियो में है, तो आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यूनिट भी हमारी इस तरह से हो गई है। अब चलिए हम ले लेते हैं यूनिट 3 आपकी ले लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सॉरी, ब्लॉक 3 आपकी ले लेते हैं। और ब्लॉक 3 में हम यूनिट 6 ले लेते हैं, अधिगमकर्ता की प्रकृति और स्थानीय संदर्भ की समझ। ये वीडियो आपका लेंदी जाएगा बिकॉज इसको समझना थोड़ा जरूरी है। कंटेंट ही इसका ऐसा है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकता है कि भारत की सामाजिक संस्कृति और भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता से आप क्या समझते हैं। यानी भारत की सामाजिक संस्कृति और भाषाई धार्मिक विविधता से, या भाषा और धार्मिक विविधता से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
और दूसरा क्वेश्चन सामाजिक भागीदारी से हो सकता है। सामाजिक भागीदारी से आप क्या समझते हैं, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। हालांकि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं किसी में भी थ्योरी नहीं पूछी गई है, तो मैं इतना इम्पोर्टेंट इसको नहीं मानती हूँ कि संज्ञानात्मक विकास पियाजे का आएगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, शिक्षा शास्त्र के उपागम कौन कौन से हैं ये जरूर आ सकता है। डिजाइन बनाने के निर्देश, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का उपयोग, ये 2 इसमें शिक्षा शास्त्र के उपागम दिए गए हैं, तो इसको आप वाच कर लीजिएगा। तो इसमें से इम्पोर्टेंट आपके लिए यही हो सकता है कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। या अधिगमकर्ता सामाजिक विज्ञान के मुद्दों को कैसे समझते हैं, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, क्योंकि उसमें सामाजिक भागीदारी, सार्थक क्रियाकलाप आएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब जल्दी से आपकी जो यूनिट है नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट आपकी यानी 7 यूनिट ले लेते हैं, और 7 यूनिट आपकी शिक्षण अधिगम रणनीतियां हैं। इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकता है शिक्षण अधिगम रणनीति से, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम रणनीति में से जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछे कि शिक्षण अधिगम रणनीति कौन कौन वो क्या है। ये पूछ सकता है कि शिक्षण अधिगम रणनीति के अंतर्गत जितनी भी रणनीति हैं इनमें से किसी एक रणनीति के बारे में पूछ सकता है। वो कौन सी हो सकती है तो मैं आपको बता दूं, इसमें बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञान अध्ययन में जो रणनीति बेहद इम्पॉर्टेंट है वो परियोजना विधि है, जो इसके लिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत यूज की जाती है। परियोजना विधि हो गई। दूसरी आपकी एक विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र हो गया। और अगर हम तीसरे बात करें क्षेत्र का दौरा और मानचित्र आधारित अधिगम, ये 4 बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि परियोजना विधि वेस्ट विधि होती है सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने के लिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र भी, और क्षेत्र का दौरा, ठीक है ना, ये, और मानचित्र आधारित अधिगम बेहद इंपॉर्टेंट आपका। आप सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हो, मानचित्र आधारित अधिगम यानी मानचित्र के आधार पे आप उसको ना जाने ना समझे तो ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुझे इसमें से इतनी ही चीजें बेहद इंपॉर्टेंट लगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानचित्र आधारित अधिगम, क्षेत्र का दौरा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र और परियोजना विधि क्या होती है। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, सिर्फ इसमें शिक्षण अधिगम रणनीतियां। या क्वेश्चन ये बोल सकता है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम रणनीतियों में से किन्हीं 4 या 3 रणनीतियों का वर्णन कीजिए। ये भी दे सकता है कि 2, 3 या 4 का, तो आप कम से कम 4 याद कर लीजिए जो हमने बताया है, और उसे आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट हम देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है वो कौन सी है। और इसे जरूर आप रणनीतियाँ देखिए, कम से कम 4 रणनीतियाँ तो आप देख ही लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि आपने देख तो लिया होगा, पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब टाइम कल परसों जो है आपके एग्जाम ही है ना। 508 के एंड 16 को आपका 509, एंड जिन लोगों ने 10 लिया है, साइंस लिया है, उन लोगों का है। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 8 इकाई 8 यानी यूनिट 8, सामाजिक विज्ञान में अधिगम क्षेत्र कौन कौन से। सामाजिक विज्ञान में अधिगम क्षेत्र, अधिगम क्षेत्र स्रोत की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नजर रखिएगा। लेकिन अधिगम संसाधनों के प्रकार इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिगम स्रोत से आप क्या समझ सकते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, और अधिगम संसाधनों के प्रकार लिखिए, ठीक है। अधिगम स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए, और अधिगम संसाधनों के प्रकार लिखिए। बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी जो अधिगम प्रकार हैं सभी आपके लिए जरूरी हैं, इनको मैंने ऑलरेडी समझाया है, वीडियो इनका डला हुआ है, तो आप वॉच कर लीजिएगा। इसमें जो बहुत जरूरी है वो आपके लिए क्या हो सकता है, तो रियलिया डियोरामा, मानचित्र ग्लोब, प्रतिरूप यानी मॉडल, और इसमें इंटरनेट देख लीजिएगा। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, क्योंकि आप सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं और उसमें इन चीजों का यूज ज्यादा होता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो विद्यालय और समुदाय का अधिगम स्रोत के रूप में उपयोग किस तरह से होता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता तो आप इन चीजों को एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, ठीक है ना, डिस्क्राइब करके लिख दीजिए। तो अधिगम संसाधनों के प्रकार के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आती हैं, इनमें से आप कम से कम 4-5 याद ही कर लीजिए, बहुत ईजी है, सभी चीजें आप पढ़ लीजिए, इनको लिखना बहुत आसान है।
अगर आप कैसे लिखना है नहीं पता तो आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो इसमें आपका रियलिया, डियोरामा, मानचित्र, ग्लोब, प्रतिरूप और इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इसमें से, तो इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा अधिगम संसाधनों के प्रकार में, ठीक है ना। अधिगम संसाधनों का विकास किस तरह से होता है थोड़ा सा एक नज़र बस डाल लीजिएगा, ओके। क्योंकि इसमें आपका सिर्फ विधियां ही दी हुई, संसाधन के प्रकार दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन क्रिएट कर दे कि सामाजिक विज्ञान में चार्ट, ग्राफ्स और कार्टून का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सामाजिक विज्ञान में जो है मानचित्र, ग्रुप और कला का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, तो फिर आपको वो लिखना होगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी, और ये बहुत ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी जो यूनिट है वो सामाजिक विज्ञान में आकलन से संबंधित है, और आकलन आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप एक टीचर हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन के बुनियादी तथ्य, बालकों का आकलन क्यों, कैसे होना चाहिए, ठीक है ना, कब होना चाहिए, यानी आकलन कितनी तरह से किया जा सकता, बालकों का आकलन क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि आप एक टीचर हैं, टीचर के रूप में आप बालक का आकलन या प्राथमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर आप किस तरह से करेंगे, तब भी उसका आंसर यही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, आकलन कैसे होता है, तो आकलन देखिए बालकों के बारे में सूचना संग्रह करके, सूचनाओं का अंकन करके, एकत्रित सूचनाओं की व्याख्या करके किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आकलन होता है वो कैसे होना चाहिए और किस आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर आपको इन दोनों को लिखना होगा, ठीक है। इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सभी की वीडियो अवेलेबल है। सीसी क्या कहलाता है, इसके क्या उद्देश्य है, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। इसकी सीसी के यानी सतत व्यापक जो आकलन होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थी आकलन के क्षेत्र, मुझे विद्यार्थी आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत पाठचर्या क्षेत्रों का मूल्यांकन किस तरह से होता है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन लग रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। सामाजिक व्यक्ति गुण जो SPQ का मूल्यांकन किस तरह से आप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे और नीचे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा क्षेत्र भ्रमण जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं। सामाजिक अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और ग्रेडिंग बनाम अंकन प्रणाली, ग्रेड्स आकलन की विधियां कौन कौन सी है और इनका प्रयोग किस तरह से आप करेंगे, ये 9.5 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इसमें ग्रेडिंग बनाम अंकन प्रणाली हो गया, ठीक है ना, यानी इनमें क्या अंतर है, किस तरह से प्रयोग की जाती है, इनकी विधियां कौन कौन सी होती है। फिर क्षेत्र भ्रमण हो गया, ठीक है ना, आकलन की विधियों के अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण हो गया। और फिर इसके बाद आकलन जो होता है उसके कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत पाठचर्या क्षेत्रों का मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, CCE के उद्देश्य क्या है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, इससे आप क्या समझते हैं इसके प्रकार। तो देखिए व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के प्रकार में आपके दो प्रकार हो जाते हैं, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन हो जाते हैं, फिर उसके अंदर भी उनके भी प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और बालकों के बारे में सूचना संग्रह करना, सामाजिक विज्ञान के आकलन में बुनियादी तथ्य कौन कौन से हैं, तो बालकों का आकलन किस तरह से करेंगे, कब होना चाहिए एज ए टीचर के रूप में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है। एक प्रभावशाली ग्रेडिंग के लिए नियमावली क्या हो सकती है, संपूर्ण प्रदर्शन की तुलना, ग्रेड्स, पॉइंट्स, औसत क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये इस पे भी एक नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका वीडियो कोड 509 का, जिसमें से हमने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आप पढ़ लें, और उसके अगर छोटे छोटे भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत आराम से उनको कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के यदि आप तैयार कर लें, 3-4 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन तैयार करके पढ़ें, तो उसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।